हमारा पिताजी माताजी मजदूरी करता था। बहुत दिक्कत से हमको पाल पोस के बड़ा किया था। माता पिताजी ने जंगल में जा करके जो आलू होता है खुदाई करके जमींदार लोगों के पास उसको आलू को लेके जाता था। इसके अलावा हम लोग को चावल देता था, उसी से हम लोग खिचड़ी बना करके हम लोग खाना पड़ता था। दाल सब्जी चावल एक साथ मिलता ही नहीं। हम लोग फॉरेस्ट में भी मजदूरी करता था, मेघालय में भी कोयला काटने के लिए भी वहाँ भी जाता था। 3 रुपया 4 रुपया हम लोग को मजदूरी देता है दिन में। असम गौरव पद्मश्री अवार्ड मिलना इतना छोटा चीज नहीं है, इसीलिए मैं लोगों को समझाने बोल रहा था। हम ही देखो हर तरीका आपका क्रॉप करोगे तो ज़्यादा मुनाफा होता। एक शख्स जिसने कभी 3 रुपए दिहाड़ी पर मजदूरी की हो, जिसने जंगली आलू खाकर अपना पेट भरा हो, जिसके पास ना जमीन थी ना उम्मीद, 5वीं पास वो शख्स देश के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री से सम्मानित है। असम में चिरांग जिले के किसान सर्बेश्वर बसुमतारी को ये सम्मान खेती में नवाचार से नई क्रांति लाने के लिए मिला है। 3 बहन 5 भाई था हम लोग, तो हम लोग हजीरा मजदूरी करने के लिए जाता था। और मैं मेघालय में भी कोयला काटने के लिए भी वहाँ भी जाता था। किसी में हम लोग फॉरेस्ट में भी मजदूरी करता था। 3 रुपया 4 रुपया हम लोग को मजदूरी देता है। ये असम गौरव पद्मश्री ये तो मेरा सपना भी नहीं था। खुद मैंने मेहनत करा था, मेरा तरीका था, मैं खेत करके मैं जीना पड़ेगा, मेरे परिवार को चलाना पड़ेगा। सर्बेश्वर बासुमतारी ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि खेती सिर्फ खेत नहीं, किस्मत भी बदल सकती है। 65 साल की उम्र में भी वो खेती उतनी ही शिद्दत से मेहनत से करते हैं जितनी 30 साल की उम्र में करते थे। वो खेती में टेक्नोलॉजी के महत्व को बखूबी समझते हैं। उनका मानना है कि किसानों को अगर फायदेमंद बनाना है तो तकनीक से हाथ मिलाना होगा। जो भी करो सिर्फ एक करके एक क्रॉप लेकर के खेत नहीं करना चाहिए था। हर तरीका आपका कुल मिला करके अगर क्रॉप करोगे तो ज़्यादा मुनाफा होता। एक नुकसान होता तो एक आएगा, एक नुकसान होता तो एक आएगा। जहाँ अच्छा होगा प्रोडक्शन आएगा वहाँ तो नुकसान भी होगा। नुकसान जिस जगह में होगा तो पैदा भी मुनाफा भी वहाँ में होगा। इसीलिए इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग करने से बहुत अच्छा बेनिफिट था। अच्छी तरफ से हम टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेंगे। तो इसीलिए मैं लोगों को ये कहना चाहता था, तो अच्छी तरफ से ध्यान दे करके हम लोग खेत करोगे तो अपने पैर में अपने खड़ा होने के लिए बहुत अच्छी जानकारी मिलेंगे। और सरकार भी हम लोग को बहुत अच्छी तरफ से जानकारी देता है, तो नया टेक्नोलॉजी को निकालते रहता है। नया टेक्नोलॉजी को हम लोग अपना करके आगे बढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। खेती की दुनिया में अलग मुकाम हासिल कर चुका असम का ये किसान खेत के हर हिस्से से कमाई का जरिया खोजना जानता है। मछली के साथ सुअर पालन करते हैं तो सुपारी में केला उगाते हैं, आम के बाग में पपीता और दूसरी कई फसलें उगाते हैं। सुपारी के बाग में ही सुपारी की नर्सरी तैयार करते हैं तो उसे बड़े पौधों पर काली मिर्ची की खेती करते हैं। अतिरिक्त कमाई के लिए वो अपनी इन्हीं बागों में रेशम कीट के लिए पत्ते भी उगाते हैं। उनका मानना है कि खेती तभी मुनाफे का सौदा है जब आप सहफसली खेती करें। मेरा 10 बीघा का ज़मीन होगा एरिकानट का क्रॉप। मेरा एरिकानट का क्रॉप में नीचे एरिकानट का सैपलिंग भी था, नर्सरी। और इनके अलावा सेरिकल्चर कीड़ा जो खाने वाला था, उस खाने वाला घास भी मैंने लगाया था, पेड़ रेशम के कीट के लिए। हाँ, रेशम के लिए वो पेड़ भी मेरा ये एरिकानट का अंडर में था। और इसके अलावा उसी तरफ से क्या होता है बनाना था। और एरिकानट का साथ साथ हम लोग का काला मिर्च उसको भी लगाया हुआ था। इसमें कोकोआ चॉकलेट उसको भी लगाऊंगा। मेरा मतलब होता है तो एरिकानट बागान में 4 क्रॉप तो मैं ज़रूर घुसाऊंगा इसमें।
4 क्रॉप लगाने से 4 सीजन में हम क्रॉप मिलेंगे। 4 सीजन में क्रॉप मिलने से हमारा इनकम ज़्यादा बढ़ेगा। सिर्फ अकेला अगर एरिकानट सुपारी का क्रॉप होगा तो साल में हम लोग कितना बनेगा, 50-60 हज़ार रुपये मिलेंगे। 4 क्रॉप अगर मिलेंगे तो कम से कम 2-2.5 लाख होगा हमारा साल में। एक बार लेबर को वीडिंग करने से हम सारों तरफ का क्रॉप हमारा हो जाता है। और खाद लगाएंगे, खाद लगाने से भी हमारा एक बार खाद लगाने से हर क्रॉप में मिल जाता है। मछली का साथ मेरा पिगारी भी था, तो मछली पालना भी पड़ेगा। मछली पालने से हमारा पिगारी भी की साथ साथ चला जाता है। पिगारी पालने से पिगारी का जो मोल होता है उसको फिशरी में देता हूँ। फिशरी में देने, तालाब में देने से क्या होता है, हमारा जो प्लैंटन, खाद्य प्लैंटन जो उद्भिद सृष्टि होता है इसके लिए, मछली के लिए बहुत अच्छा काम आता है। इसीलिए कुल मिलाकर के हम 1 बीघा तालाब में कम से कम 5 लाख बस 4 लाख इसे हम लोग साल में कमाएंगे। मछली भी होता है और पिगारी भी होता है। बासु मतारी कहते हैं, खेती बिना सिंचाई नहीं हो सकती। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी तकनीकें आज की जरूरत हैं। वो कहते हैं, अगर तकनीक का साथ नहीं लिया तो ना खेत की जरूरत पूरी होगी, ना किसान के घर की। बनाना लगाने से ड्रिप इरिगेशन लगाना ही पड़ेगा। तो ड्रिप इरिगेशन लगाएगा तो अच्छी तरह से प्रोडक्शन देगा, पौधो हेल्दी होगा। पाइनएप्पल का प्रोजेक्ट में भी हम लोग इसको ड्रिप इरिगेशन को लागू किया था, उसी में भी अच्छी तरह से रिजल्ट मिला था। इनके बाद मैंगो लगाया था, मैंगो लेसी, वहाँ में भी मैंने वो ड्रिप इरिगेशन को लगाया था, वो भी अच्छी तरह से अभी भी चल रहा था। तो मैं ड्रिप इरिगेशन, जैन इरिगेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ करता था और अच्छी काम में लगता है हमारा किसान के लिए। जलगांव में जा कर के बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने अभी भी जो जैन इरिगेशन का जो रॉ मटेरियल था उसको अभी भी मैं अपनाया था। आज सर्वेश्वर बासु मतारी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली है। पूरी दुनिया उन्हें खेती का आदर्श मानती है, लेकिन एक दौर वो भी था जब उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्हें जमींदारों से मांग कर पेट भरना होता था। माता पिताजी ने जंगल में जा करके जो आलू होता है वो आलू को खुदाई करके हम लोग को खिलाता है। उसी समय में क्या करता था, जमींदार लोगों के पास उसको आलू को लेके जाता था। इसके अलावा क्या देता है, हम लोग को चावल देता था। उसी से हम लोग क्या बोलता था, खिचड़ी बना करके हम लोग खाना पड़ता था। दाल सब्जी चावल खाने के लिए हमारा किस्मत ही नहीं था। ऐसे हम लोग को बहुत दिक्कत से हमको पाल पोस के बड़ा किया था। खेत करना तो मुश्किल है, जीना ही मुश्किल था। 5वीं तक पढ़े सर्वेश्वर बासु मतारी की खेती में आने की भी कहानी काफी अलग है। 1980 के दशक की बात है। असम के बोडोलैंड क्षेत्र में तनाव बढ़ने के बीच लोगों ने जंगल की जमीन को खेती के लिए अपना बनाना शुरू किया। सर्वेश्वर ने भी 12 एकड़ जमीन पट्टे पर लेकर उसे खेती लायक बनाया। कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था, लेकिन सीखने की इच्छा जबरदस्त थी। इसी इच्छा शक्ति की बदौलत उन्हें खेती में कामयाबी मिल गई। 1994-95 में उन्होंने खेती के लिए खुद की जमीन खरीदी। आपसू का जो आंदोलन हुआ था, उसी समय हमारा जो नज़दीक में जो फॉरेस्ट था, वो फॉरेस्ट का जो पेड़ लकड़ी सब काटने के लिए शुरू किया था। उसी समय से खेत करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके शुरू हुआ था। देखो अभी 1990 में थोड़ा थोड़ा करके जो सफाई होने लगा, उसी समय से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके 94 में अपने के तरफ से खेत करने के लिए शुरू करता था। अकेले हम 1995 से शुरू किया था फार्मिंग को। खेती के इस सफर में असम के प्रगतिशील किसान को कृषि विभाग और जैन इरिगेशन जैसी कृषि से जुड़ी संस्थाओं का बहुत साथ मिला। वैज्ञानिकों और अधिकारियों से खेती में नवाचार को समझा और उसे अपनाकर कामयाबी की सीढ़ियों पर एक बार जो चढ़ना शुरू किया, वो ऊंचाइयों पर जाते ही रहे। सर्वेश्वर को देखकर सैकड़ों किसान खेती में बदलाव ला चुके हैं। पद्मश्री के साथ ही असम गौरव, चिरांग के कृषि चिरांग समेत सैकड़ों पुरस्कार और सम्मान उसकी गवाही देते हैं। हम लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक दिन के लिए गया था। हमारा वहाँ से
डिपार्टमेंट के जो एसडीओ था वो अच्छी तरह से समझाने लगा। तो ऐसे ऐसे करने से बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, हम लोग खेत करता है तो अच्छी तरह से करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। आने के बाद वो लोगों का जो मेरे को जानकारी दिया था उसी तरह से मैं खेत करने लगा। आज करा कल करा ऐसे करके करके फिर एक दिन के लिए ट्रेनिंग मिला था एग्रीकल्चर में, तो उसी से और अच्छा लगा था। सर्वेश्वर मानते हैं कि कृषि में शिक्षा का बड़ा योगदान है। उनका कहना है कि आज के युवा बहुत सक्रिय और इनोवेटिव हैं। वो चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग खेती, बागवानी और नर्सरी के व्यापार में आएं और वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करें। अगर आप भारत के कोने कोने से प्रगतिशील किसानों के वीडियो देखना चाहते हैं, उनकी खेती के तरीकों को समझना चाहते हैं, तो न्यूज पोर्टली के YouTube चैनल पर तकनीक से तरक्की सीरीज जरूर देखें। तकनीक से तरक्की सीरीज में देश के कोने कोने से उन सफल किसानों की कहानियां हैं जिन्होंने खेती में कुछ नया किया है, जिन्होंने खेती में तकनीक और मशीनरी का इस्तेमाल कर उसे फायदे का बिजनेस बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि न्यूज पोर्टली टीम आपके भी फार्म पर आए, तो अपनी जानकारी YouTube के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।